कमाल की बात हो रही है। वहां पर पोस्टर छाप रहे हैं कि लापता की गुमशुदा की तलाश है, हमारा मुख्यमंत्री गायब है। इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तेजस्वी यादव से पूछताछ पटना में इस वक्त चल रही है, उस पर हमारी चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर चंडीगढ़ से आ रही है, आपको जरूर देखनी चाहिए खबर। उसके बारे में हम आपको बता दें, चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होना था। सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इस चुनाव में भी इंडिया गठबंधन का इम्तिहान था, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने इसमें गठबंधन कर लिया था। दोनों पार्टियों ने अपना एक संयुक्त उम्मीदवार उतारा था और कुल मिलाकर के वोटों की संख्या अगर आप देखें तो बीजेपी इस लड़ाई में बहुत पीछे दिखाई दे रही थी। लेकिन आज जब वोट पड़े और वोटों की गिनती हुई तो हैरानी इस बात की कि चुनाव जीत गया बीजेपी का मेंबर, बीजेपी का मेयर चुन लिया गया चंडीगढ़ के इस चुनाव के अंदर। और अगर आप फिर गणित की ओर झांकेंगे एक बार तो बीजेपी के कुल मिलाकर के यहां पर 15 वोट थे और दूसरी ओर 13 जमा 7 20 वोट थे। तो कैसे फिर भी लेकिन ये जो इलेक्शन है ये भारतीय जनता पार्टी जीती, ये अपने आप में बहुत हैरानी की बात है। बताया जा रहा है कि 14 वोट जो हैं वो पक्ष में पड़े हैं बीजेपी के उम्मीदवार के, 16 वोट पड़े हैं और दूसरी ओर 12 वोट ही केवल पड़ पाए आम आदमी और कांग्रेस की, जिनकी संख्या 20 थी, वहां पड़े 12 वोट और काउंटिंग के दौरान 8 वोट रिजेक्ट हो गए और बीजेपी के मनोज सोनकर मेयर चुन लिए गए। यहाँ पहले भी बीजेपी का ही मेयर था और ये चुनाव इसीलिए ज्यादा इस पर लोगों की निगाह थी क्योंकि ये चुनाव 12 जनवरी को होना था। लेकिन चुनाव होता, वोट पड़ते उससे पहले जो पीठासीन अधिकारी थे उनकी तबीयत खराब हो गई और वोट को फिर 8 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया। मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने कहा नहीं, आप जल्दी चुनाव कराइए, इसलिए आज वोटिंग हो रही थी और वोटिंग में सब मानकर चल रहे थे कि यहां पर तो गठबंधन का उम्मीदवार जीत जाएगा। लेकिन गठबंधन के पक्ष में वोट पड़े केवल 12, 16 वोट बीजेपी को मिल गए, बीजेपी का मेयर चुन करके आ गया। यानी वो ऐसा बिल्कुल क्लियर कट चुनाव जहां बीजेपी के जीतने की कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही थी, वहां भी बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाता है। कमाल की बात है। अब ये तो वोट रिजेक्ट क्यों में तब पता चलेगा, लेकिन अद्भुत है। राहुल जी देखिए, इसमें देखने वाली बात होगी। पहले भी जब चुनाव हो रहा था तब भी ये बात सामने आई थी कि कुछ जो पार्षद हैं वो पाला पलट रहे हैं और तभी ये हंगामा उस वक्त हुआ था जब पिछली बार ये जो वोटिंग होनी थी। और पूरा हंगामा होने के बाद जो है इसको ये तय किया गया था कि जो है इसको आगे जनवरी में 30 तारीख को 31 तारीख को किया जाएगा। लेकिन फिर हाईकोर्ट में अपील की गई तो ये उससे बाद हुआ था 6 फरवरी को किया जाएगा। 6 फरवरी को किया जाएगा। फिर अपील हुई तो फिर हाईकोर्ट में फिर ये हुआ कि नहीं, इसको आज किया जाएगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या जानबूझ के किसी जो कुछ पार्षद हैं जो पाला पलटना चाहते थे उन्होंने अपना वोट रिजेक्ट कराया है कि नहीं करवाया है, उन्होंने किसी तरह से गलत तरीके से भरा है कि नहीं। तो ये देखने वाली बातें होंगी क्योंकि इन चुनावों में ये बात बहुत ज़्यादा आ रही थी कि साफ तो ये जैसे आपने बताया कि बिल्कुल साफ था कि अगर आप और कांग्रेस के जो पार्षद थे वो एक साथ होते तो उनके पास क्लियर मेजॉरिटी थी। और इसमें यह भी सामने आया कि अकाली दल के जो थे उन्होंने नोटा भरा था, उन्होंने किसी साइड नहीं भरा था। तो क्लियरली जो है आप और कांग्रेस को ये जो है जा रही थी सीट। लेकिन क्योंकि पार्षदों ने पाला पलटने की बात पहले भी आई थी तो क्या उन्होंने ऐसा किया और जानबूझ के अपना रिजेक्ट करवाया, ये देखने वाली बात होगी। हर्षवर्धन जी क्या कहेंगे? फिर भी मेयर बीजेपी का नहीं, मुझे निश्चित तौर पर ये बहुत संदेहास्पद दिखता है। अब मेयर बन गया है, मनोज सोनकर जी मेयर बन गए और अभी मैं पढ़ रहा था, मुझे उनके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन अभी मैंने पढ़ा तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा उनकी नहीं हुई, 7वीं तक पढ़े हैं, लेकिन ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 7, 8, 9 पढ़े लोग सब कुछ होते ही हैं। लेकिन शराब का बढ़िया धंधा करते हैं, वो मेयर भी हो जाएंगे। अब मेरे लिए चिंता की बात यहाँ ये है कि 8 के 8 वोट जो रिजेक्ट हुए हैं वो विपक्ष के हैं। ये संदेह पैदा करता है और मैं फिर से कह रहा हूं कि ये वाली प्रक्रिया लोकतंत्र में दुरुस्त की जानी चाहिए। स्याही इधर से उधर चले जाना, मार्किंग गलत हो जाना, और जो राहुल जी कह रहे हैं निश्चित तौर पर 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो रद्द करा दिया गया तब वो देखा जाना चाहिए, या वो जो भाई साहब वोट दे रहे थे उनको लगा कि इससे अच्छा तरीका नहीं हुआ तो क्या कुछ और उनको मिल गया था, कुछ और उनकी साठगांठ हो गई थी, कुछ डीलिंग हो गई थी। क्योंकि 12-8-20 सीधे सीधे मत कांग्रेस और आपके होते, भारतीय जनता पार्टी के पास 15 + 1 किरण खेर 16 मत होते, तो उनको तो 16 पूरे के पूरे मिल गए, उधर वाले 20 में से 8 चले गए। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि कहीं न कहीं, जिसको हम कहते हैं बार बार, अब वो हॉर्स ट्रेडिंग हुई
किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी, लेकिन संदेह है और बड़ा संदेह है, ये लोकतंत्र में बहुत अच्छा नहीं दिखता है, अच्छी बात नहीं। अब ये तो पता चलेगा बाद में कि ये रिजेक्ट क्यों हुए 8 वोट, और ये बात सही है विपक्ष के ही हुए 8 वोट जो है वो रिजेक्ट। अब आम आदमी पार्टी इस नतीजे को लेकर के हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली है, ये भी खबर हमको मिल गई है। लेकिन जैसा मैंने कहा, चुनाव छोटा लगता है, मेयर का चुनाव था, लेकिन इंडिया गठबंधन का भी एक इम्तिहान ही था। वहां पर दोनों पार्टियों का एकजुट होना, पंजाब में देखिए एक नहीं हो रहे हैं दोनों पार्टियां, मेयर के इलेक्शन में एक थी। ये पहला माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन का पहला मुकाबला सीधा सीधा जो है वो बीजेपी और एनडीए के साथ है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट माना जा रहा था, जबकि एक छोटा सा चुनाव है लेकिन इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। सीक्रेट बैलेट से चुनाव होता है, गुप्त मतदान होता है, मतलब ओपन नहीं है कि पता चलेगा कि आपने किसको वोट किया है। और इस चुनावों में होता यह है कि जैसा अभी थोड़ा सा बता रहे थे हर्षवर्धन जी आपको, कि आपने पर्ची पर कौन से पेन से जो है, किस इंक से अपनी मार्किंग की है, आपने कहां टिक मार्क लगाया है, किसके आगे, कहां उस प्रॉपर बॉक्स में लगा है कि नहीं लगा है। बहुत छोटी छोटी बातों पर भी वोट रिजेक्ट हो जाया करते हैं। ये तो मेयर का चुनाव है, पार्षद इसमें वोट करते हैं। राज्यसभा के जब चुनाव होते हैं उसमें भी बड़े बड़े खेल ऐसे इसी आधार पर हुए हैं कि आपने ठीक टिक नहीं लगाया, आपने दूसरे रंग की स्याही का पेन यूज कर लिया तो वोट रिजेक्ट हो गया। तो ऐसा नहीं कि इसमें कोई गड़बड़ी है या अनियमितताएं, ऐसा नियम कहता है। अब नियमों में भी बहुत कुछ हो जाता है फेरबदल, लेकिन यहां ऐसा हुआ है कि यह मामला अदालत पहुंचेगा। लेकिन यह जरूर है कि इंडिया गठबंधन एक परसेप्शन की लड़ाई में तो कम से कम पिछड़ गया कि भाई आप यहां पर अपना मेयर तक नहीं जिता पाए। एक शॉर्ट कमेंट से समीर जी, फिर आगे बढ़े हम। देखिए, मुझे लगता है चंडीगढ़ का जो मेयर का चुनाव है, यह देखकर तो ये कह सकता हूं कि नामुमकिन को मुमकिन करना की कला भारतीय जनता पार्टी को आती है। देखिए, 8 के 8 वोट विपक्ष, लेकिन अगर फेयर है तो, अगर फेयर था तो हाँ, ये मैं पता निश्चित रूप से मुझे लगता है किसी भी मामले में इसकी फेयर होने की संभावना मुझे बहुत कम नजर आ रही है कि 8 के 8 जो वोट खारिज किए गए वो विपक्ष की तरफ से हुए। अगर इसमें पार्षद भी अगर जानबूझ करके गए होंगे तो मुझे लगता है फिर हॉर्स ट्रेडिंग भी हुई होगी इसके अंदर। तो मुझे लगता है अगर हॉर्स ट्रेडिंग भी हुई है तो वो भी गलत है, अगर किसी तरीके से टेक्निकली कुछ गलत हुआ होगा तो भी गलत है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इस मेयर के चुनाव में इसको इतना अपना एक प्रेस्टीज का पॉइंट नहीं बनाना चाहिए था। अगर विपक्ष के पास बहुमत है तो मेयर पद जाने देना चाहिए था। इस तरह की घटनाओं से जब आप ईमानदारी से कोई चुनाव जीतते तो वह भी संदेह के घेरे में आता है और विपक्ष को और विरोधी दलों को कहने का मौका मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करती है चुनाव जीतने के लिए। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज जिस शिखर पर बैठी है, मुझे अगर उन्होंने ऐसा किया तो इन चीजों से भारतीय जनता पार्टी को बचना चाहिए। एक मेयर के पास जाने से भारतीय जनता पार्टी की छवि पर और किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता। निश्चित रूप से अगर इसकी चर्चा होगी तो भारतीय जनता पार्टी समर्थक या कार्यकर्ताओं को भी ये बात बहुत पसंद नहीं आएगी। पार्टी को इससे बचना चाहिए। मुझे लगता है कि अब कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में जांच होगी, आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि पार्टी को इससे बचना चाहिए था। और यहाँ तो सौरभ जी ठीक रहता है ना कि ईवीएम में कोई ये वाली गड़बड़ नहीं होती कि स्याही इधर चली गई, खाने के बाहर चला गया, मार्किंग हो गई। वहां तो आपने बटन दबाया तो आपके सामने आ रहा है, वीवीपैट भी दिख रहा है। तो ऐसे चुनाव में भी उसका इस्तेमाल हो सकता था। छोटा सा तो था, एक बक्सा लगाना था कम से कम। एक जिसको कहते हैं ना बार बार जिसकी हम चर्चा करते हैं, कोई ये तो बात नहीं कर रहा होता क्यों रिजेक्ट हो गए। और मुझे लगता है कि पता चलना चाहिए। जैसे मैं कोशिश कर रहा था, जब ये खबर आई तब से मैं कोशिश कर रहा हूं खोजने की, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि 8 के 8 मत रिजेक्ट हुए क्यों। कोई एक वजह पक्की मिलनी चाहिए। ये जरूरी है लोकतंत्र पर भरोसा बनाए रखने के। थोड़ा सा जो है इसमें निगाह ज्यादा इसलिए थी क्योंकि जब पिछली अब होना था जब इलेक्शन 18 तारीख को, तो वोटिंग से एन पहले पीठासीन अधिकारी बीमार पड़ जाते हैं तो टल जाती है वोटिंग। और उस वक्त आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि हम जीत रहे थे चुनाव, इसीलिए ये सब ड्रामा रचा गया कि तबीयत खराब हो गई और वोटिंग को टलवा दो। बहरहाल चलिए, ये सब आरोपों की बात है, हम तो मामला अदालत में एक बार फिर पहुंच गया है। हम बढ़ते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर पर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। भले ही सोरेन ईडी को चकमा देकर दिल्ली से रांची पहुंच गए, लेकिन उनके ठिकानों पर हुई ईडी की रेड ने मुख्यमंत्री सोरेन की मुश्किलें बढ़ाकर रखी हैं। ईडी का सोरेन के दिल्ली के घर से 36 लाख रुपए बरामद करने का दावा है। उधर सीएम सोरेन सीक्रेट रास्ते आज रांची पहुंच चुके हैं। वो कैसे गए ये नहीं पता अभी, लेकिन माना जा रहा है कि वो सड़क के रास्ते रांची पहुंचे। आप सोचिए, चार्टर्ड विमान से हेमंत सोरेन 2 दिन के लिए दिल्ली आए थे। चार्टर्ड विमान से वो जहाज खड़ा एयरपोर्ट पर, और यहां उनको उनके घर पर, उनके 2-3 ठिकानों और पर ईडी ढूंढ रही है। सोरेन साहब मिल नहीं रहे, ईडी उनको तलाश कर रही थी पूछताछ करने के लिए। फोन ऑफ, किसी उनके बारे में कोई सूचना नहीं कि मुख्यमंत्री कहां चले गए। एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं भाई, और मुख्यमंत्री इस तरीके से लापता हो जाते हैं और फिर पता चलता है कि वो तो रांची पहुंच गए। कैसे गए? किसी फ्लाइट से गए नहीं, चार्टर्ड विमान था, वो एयरपोर्ट पर खड़ा है, तो शायद वो सड़क मार्ग से गाड़ी के रास्ते रांची पहुंच गए। बहुत लंबा रास्ता है दिल्ली से रांची का। बहरहाल सोरेन के आवास के आसपास धारा 144 लगा दी गई। जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन से ईडी को पूछताछ करनी है, और यह 10वां समन था जो उनको गया था, लेकिन वो हो गए गायब।
बीजेपी अब हेमंत सोरेन पर हमलावर है, वहीं ईडी के एक्शन पर जेएमएम भड़की हुई है। इसे आदिवासियों का अपमान बताया जा रहा है। और इससे जुड़ा हुआ जो प्रकरण है वो ये हुआ है कि भारत जितने भी विधायक थे वहां पर, क्योंकि और सहयोगी दल भी हैं जेएमएम की सरकार के अंदर, उन सबको रांची में रहने के लिए कहा गया है। और खबरें ये हैं कि अब हेमंत सोरेन को लग रहा है कि कभी ना कभी तो मेरी गिरफ्तारी जल्द होनी ही है, अब ईडी से बचना मुमकिन नहीं है। इसलिए जो चर्चा पिछले दिनों पहले शुरू हुई थी कि वो अपनी जगह इस्तीफा देकर के अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो अपनी पत्नी को, वो कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। लेकिन आज जो सांसद है निशिकांत दुबे बीजेपी के, उन्होंने एक बड़ा सनसनीखेज दावा कर दिया। उन्होंने यह कहा कि मेरी बातचीत हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन, उनकी भाभी उनसे भी हुई है, और उनका कहना यह है कि ये जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये हेमंत सोरेन के पिताजी उन्होंने और उनके बड़े बेटे दुर्गा सोरेन ने मिलकर के बनाई थी। भले ही आज दुर्गा सोरेन अब जीवित नहीं है और अब ये मुख्यमंत्री भले ही हेमंत सोरेन बन गए हो, लेकिन वो इसको अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, अपनी पारिवारिक जागीर बना लेना चाहते हैं, और उन्हें यह स्वीकार नहीं है। ये निशिकांत दुबे दावा कर रहे हैं हेमंत सोरेन के भाई और भाभी से बात करने के बाद, और उनका कहना यह है कि ऐसा किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। उनका इशारा यह भी है कि हेमंत सोरेन के परिवार के अंदर ही फूट है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो इसको लेकर पार्टी और परिवार में एक राय नहीं है। तो यह सियासी ड्रामा जो है बड़ा लंबा खिंच सकता है इस वक्त, जो आपको दिखाई दे रहा है होता हुआ झारखंड के अंदर। क्या उनकी गिरफ्तारी होगी ये सब तो तब पता चलेगा, पहले हेमंत सोरेन सामने तो आए। नहीं, सबसे बड़ा सवाल तो ये है गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी। हेमंत सोरेन तो ऐसा रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं जो शायद आज तक किसी ने देश में नहीं बनाया है। मुख्यमंत्री होने के बावजूद अगर आपको लगता है कि ईडी आपको गलत तरीके से परेशान कर रही है तो इस देश में न्यायालय है। 10 बार समन हुआ, हर बार आप जवाब देते हैं, उसका ईडी कहती है कहां आना है बताओ, वहीं चले आते हैं। और उसके बाद आप कहते हैं कि हम आ रहे हैं, दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका चार्टर खड़ा होता है और कल से चर्चा है कि लापता हो गए। क्या इस देश में मुख्यमंत्री लापता हो सकता है क्या? और अगर हो रहा है किसी भी वजह से, अगर हो रहा है तो ये सारे सवाल खड़े होते हैं। जो राज्यों की सुरक्षा होती है, जो राज्यों की उनके साथ जो प्रोटोकॉल होता है, जो सुरक्षा दस्ता होता है, जो प्रोटोकॉल ऑफिसर होता है, जिसको हम सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर जानते हैं, जो एक तरह से कहें कि मुख्यमंत्री जब वहां से चलेगा तो किसी भी दूसरे राज्य में जाएगा तो वहां के अधिकारियों के साथ, वहां की सुरक्षा व्यवस्था के साथ सब कुछ तालमेल करता है। क्या वो सारा कुछ ध्वस्त किया गया? उस पूरे प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया? अगर हेमंत सोरेन के साथ कुछ बुरा हो जाए, ईश्वर न करे कभी कुछ हो, तो किसकी जिम्मेदारी होगी? और हेमंत सोरेन अगर इस तरह से अपराधियों की तरह भाग रहे हैं तो सचमुच ये लोकतंत्र पर बड़े धब्बे जैसा है, चिंता पैदा करता है। और मतलब इसके लिए शब्द नहीं मिलते हैं कि मुख्यमंत्री भगोड़ा है ये कहा जाए। पार्टियां तो कह सकती है एक दूसरे के ऊपर, लेकिन हम लोग ये कहें कि मुख्यमंत्री भगोड़ा हो गया है, ये बुरा लगता है। जिन लोगों ने चुनकर भेजा होगा, जो जिनकी सरकार में है, जिनके वो मुख्यमंत्री हैं, उनकी मनस्थिति जरा सोचिए, लोकतंत्र में वो क्या सोच रहे हो। हालांकि बीजेपी ये भी कह रही है कि इनके पिताजी जब केंद्रीय मंत्री थे शिबू सोरेन, तो वो 21 दिन के लिए लापता हो गए थे। है तो ऐसा प्रेसिडेंट तो है हमारे सामने, लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं, वो और बड़ा पद है। बहरहाल बहुत सारी पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं हमारे पास इस खबर को लेकर के। देखते हैं जरा एक नजर। पहले निशिकांत दुबे देखिए क्या कह रहे हैं। आप लोगों से भी विनम्र मेरी प्रार्थना है कि जहां कहीं भी है मेरे मुख्यमंत्री को जो है सुरक्षित वापस लेके आ जाइए। दिल्ली पुलिस भी परेशान है उनकी सुरक्षा के लिए, हम भी परेशान हैं, क्योंकि 3.5 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात ये, वो किसी के बेटे हैं, वो किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, तो उनका परिवार भी शायद चिंतित होगा, उनके बच्चे भी चिंतित होंगे, उनकी पत्नी भी चिंतित होगी। 3.5 करोड़ हम झारखंड के जनता के साथ, तो उनको वापस ले आइए। लेकिन मुझे लगता है कि उनके पिताजी जिस तरह से भगोड़े साबित हुए थे केंद्रीय मंत्री रहते हुए, 21-22 दिन वो गायब हुए थे। हमारे यहाँ एक बिहार में कहावत है कि बापे पूत परापत घोड़ा ने कुछ तो थोड़म थोड़ा, तो पिताजी का कुछ ना कुछ गुण आया होगा, इसीलिए वो पिछले 40 घंटे से गायब है। ये लड़ाई जो है ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, ये लड़ाई करप्शन के खिलाफ लड़ाई है, ये लड़ाई मोदी जी की वो लड़ाई है जो कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और उस आधार पर यदि आप भाग जाइए, यदि आप जांच एजेंसी का सामना नहीं करिए, यदि आप प्रेस रिलीज के माध्यम से जनता को गुमराह करिए, तो एक सांसद होने के नाते, वरिष्ठ सांसद, क्योंकि अभी झारखंड में जितने सांसद हैं उसमें मुझे लगता है कि वरिष्ठता में मैं सबसे सीनियर हूं, या मेरी ही सीनियरिटी के लोग हैं, मतलब 4 टर्म के 5 टर्म के कोई सांसद नहीं बचे हैं। तो वरिष्ठ सांसद होने के नाते 15 साल से इस झारखंड के विकास में जो है खून पसीना बहाया है। मुख्यमंत्री की हमेशा आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए चिंता ज्यादा है। ये पूरी तरह से लगता है कि इस देश में ईदी अमीन का शासन आ गया।
तानाशाही की पराकाष्ठा, एक चुनी हुई सरकार, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह प्रताड़ित करना, आदिवासी होना गुनाह है क्या? आप देखें, शनिवार को ईडी ने सम्मन किया था। शनिवार बंद रहता है, रविवार बंद रहता है। सोमवार को मुख्यमंत्री महोदय ने संदेश भिजवाया कि मैं 31 तारीख को अवेलेबल हूं, आप आ जाएं, पूछताछ करें। खुद ईडी ने डेडलाइन दिया था 31 तारीख तक का, तब 29 तारीख को यह कार्रवाई क्यों? ये समझ से परे है। आखिर इतनी बेचैनी क्यों हो गई? वो एक मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, कोई भगोड़ा नहीं, कोई तड़ीपार नहीं, तब इस तरह की बातें। ये झारखंड नहीं, झारखंड ही नहीं, झारखंडियों का भी अपमान है, तमाम आदिवासियों का अपमान है। एक क्रांति की ओर ले जाया जा रहा है पूरे झारखंड को। देखिए, क्रांति की ओर जा रहा है झारखंड, हमको ये तो मालूम नहीं, लेकिन इस पूरे मामले को आदिवासी समाज से जोड़ना, ये अपने आप में एक दुष्प्रचार जरूर कहा जाना चाहिए। वो मुख्यमंत्री हैं, उनको देश की एक जांच एजेंसी बुला रही है, 10 बार बुला चुकी है, उनसे एक राउंड पहले भी पूछताछ हो चुकी है। अब अगर ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है तो मुख्यमंत्री क्या करेंगे? कोई और मुख्यमंत्री होता तो क्या करता? अगर आपको यह आरोप भी लगाना है कि भाई मैंने समय दिया है, आप उस समय पर आइए, आप इस वक्त मुझसे बातचीत ना कीजिए, तो ये कल जब उनके घर पर पहुंचे थे ईडी के अधिकारी, अगर हेमंत सोरेन वहां मौजूद रहकर के ये बात उनसे कहते तो वो अच्छा नहीं होता क्या? वो अदालत जाना चाहते तो अदालत जा सकते थे, दिल्ली में हो रही थी पूछताछ ना। क्या करेगा एक मुख्यमंत्री? गायब हो जाएगा। एक मुख्यमंत्री अपना घर छोड़ करके चला जाएगा, फोन बंद कर लेगा, किसी को मालूम नहीं चलेगा कि देश के एक राज्य का मुख्यमंत्री, मुखिया कहां चला गया। सोचिए कितनी गंभीर बात है ये। उनकी पार्टी को नहीं मालूम, उनके परिवार को नहीं मालूम, उनके विधायकों को नहीं मालूम कहां है। यहां दिल्ली में उनके घर में जो लोग रहते हैं, काम करते हैं, उनको नहीं मालूम है। और आपके घर के अंदर से 36 लाख रुपया कैश बरामद हो रहा है। किस लिए था रुपया आपके घर में रखा हुआ 36 लाख रुपया? हेमंत सोरेन ही ना ये बात बताएंगे, लेकिन हेमंत सोरेन तो सामने ही नहीं आए। और फिर उनके पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि आदिवासी होना गुनाह है। क्या आदिवासी होना गुनाह नहीं है, लेकिन अपने नेता को, उनकी पृष्ठभूमि को, उनके आदिवासी बैकग्राउंड को इस तरीके से इस्तेमाल भी वो कम से कम ना करें। राहुल जी, नहीं, मुख्यमंत्री का लापता होना तो लोकतंत्र में गुनाह है, ये तो गुनाह है। देखिए, मुझे जो जानकारी है वो ये है कि ईडी जो है उन्होंने 2 दिन की 2 तारीखें दी थी, 29 तारीख और 31 तारीख। ये उन्होंने कहा था कि इस वक्त में से एक समय आप बताएं जब हम आपसे पूछताछ कर सकते हैं। मुझे लगता है क्योंकि जो कुछ हुआ था पिछली पूछताछ के दौरान, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा समर्थकों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी जब झारखंड में ये रांची में पूछताछ हुई थी पिछली बार, और वहाँ पर एक तरह से जिसे कहें पॉलिटिकल दबाव बनाया जा रहा था ईडी के मतलब टीम पर। तो ईडी को ये लगा कि क्योंकि जो हेमंत सोरेन है वो यहाँ आए हैं तो यहाँ पे पूछताछ हो जाए। लेकिन मुझे ये भी कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन यहाँ पर जो है वो लीगल राय लेने के लिए आए थे। वो लीगल राय यहाँ पे लेना चाहते थे किसी से, और उसके कारण वो यहाँ पे इस तरह से आए थे। लेकिन ये बात जो हुई है कि वो गायब हो गए, वो ईडी से बचते नजर आ रहे हैं, भागते नजर आ रहे हैं, ये शायद लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। और जो ये भी इससे शंका पैदा होती है कि जो मामला ईडी उनके खिलाफ बना रही है वो जो है मामला जो है शायद कहीं ना कहीं उसमें कुछ तथ्य हैं, तभी जो है जो हेमंत सोरेन है वो भागे हुए फिर रहे हैं। जमीन घोटाला और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग, ये आरोप हैं उनके ऊपर, जिसके सिलसिले में उनसे जांच होनी थी। उनके जो प्रवक्ता कह रहे हैं समीर जी, वो ये कह रहे हैं कि कल ही उन्होंने मेल के जरिए ईडी से ये कह दिया था कि हम 31 जनवरी को उनसे भेंट कर सकते हैं, उनके सवालों के जवाब हम दे देंगे। तो फिर 29 तारीख को ईडी उनके घर पर क्यों पहुंचती है, आधमकती है, जब उनको कह दिया गया था कि आप 31 को हमसे मिलिए? देखिए, हेमंत सोरेन को 10 बार ईडी ने सम्मन जारी किया था। 8 महीने से ईडी उनसे पूछताछ के लिए बोल रही थी। 20 जनवरी को पहली बार रांची में उन्होंने समय दिया, जब ईडी ने उनसे ये कह दिया कि आप डेट आप तय कीजिए, जगह आप तय कीजिए और समय आप तय कीजिए, वहां पर आएंगे। तब अपने मुख्यमंत्री आवास पर हेमंत सोरेन ने उन्हें 20 जनवरी को बुलाया था। 8 घंटे ईडी ने उनसे वहां पूछताछ की थी, और पूछताछ के बाद ईडी ने उनसे कहा था आधिकारिक रूप से कि आपने जांच में सहयोग नहीं किया, सभी प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, हम आपसे फिर पूछताछ करेंगे। ईडी ने फिर उनको चिट्ठी भेज के बोला था कि आप दिल्ली में जब आएंगे तो आप दिल्ली में पूछताछ के लिए भी समय दे सकते हैं, और नहीं तो 29 और 31 में से आप एक कोई डेट तय कर लीजिए, जगह बता दीजिए, हम वहां पूछताछ करने के लिए आएंगे। 29 तारीख को वो जब दिल्ली आए तो ईडी से अगर पूछताछ करना चाहती थी तो अपने शांति निकेतन के घर से हेमंत सोरेन गायब हो जाते हैं। एक मुख्यमंत्री का गायब होना
शांति निकेतन से गायब हो गए, पूरे झारखंड के अंदर अशांति फैल गई थी। आप बताइए, अगर डीजीपी को बात करना हो या चीफ सेक्रेटरी को कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है उस समय, और मुख्यमंत्री से बात करनी हो, तो वो किससे बात करते हैं? मुझे लग रहा है ये बताता है कि राज्यपाल ने बुला लिया डीजीपी को, होम सेक्रेटरी को, बिल्कुल। चीफ सेक्रेटरी को। निश्चित कहाँ है रूप से- चीफ मिनिस्टर, बताइए। निश्चित रूप से। और आप बताइए कि अगर कोई बहुत बड़ी घटना घट जाती तो कौन जिम्मेदार होता? ये बताता है कि जो बरियातू की 6.5 एकड़ लैंड का मामला है, जो कागजात मिले हैं, और पूजा सिंघल जो आईएएस गिरफ्तार हुई थी खरीद मामले में, जो जेल में है, उसने अपना बयान दिया है ईडी को कि खरीद सेक्रेटरी रहते हुए जो पूरा पैसा गया है वो हेमंत सोरेन के अच्छा पास चले, गया हुआ है। एक ब्रेक का समय हो जाएगा हमारे, लेकिन मैं आपसे एक कमेंट लेना चाह रहा था। क्या अब ये सब बता रहा है कि उनकी गिरफ्तारी बहुत निकट है, और गिरफ्तारी होती है तो फिर अब किस किस्म का सियासी ड्रामा हमको झारखंड में देखने को मिलेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा सियासी ड्रामा होगा। गिरफ्तारी अब तय इसलिए भी दिखती है क्योंकि एक तरह से कहें तो इस मामले में ईडी ने जरूरत से ज्यादा संयम रखा है। और मैं तो कई बार इस पर सवाल खड़ा करता रहा हूं कि आखिर कोई तो नियम होना चाहिए ना। कभी आप कहेंगे कि 3 समन के बाद हम गिरफ्तारी तय होती है, कभी आप कहेंगे कि 10 समन के बाद भी अभी आप खोज ही रहे हैं और मुख्यमंत्री लापता हो जाता है। गिरफ्तारी तय है। सियासी ड्रामा बहुत कुछ मुझे अब होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर इतनी ताकत होती, इतनी शक्ति होती, तो मुख्यमंत्री को लापता नहीं होना पड़ता। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन यही कुछ चल रहा है बिहार के अंदर भी। बिहार में अभी अभी 2-3 रोज पहले जो है सरकार पलटी है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बने ही रहे, लेकिन अब बीजेपी उनके साथ है, और उसके बाद ताबड़तोड़ वहां भी ईडी का एक्शन। कल 10 घंटे लालू यादव से पूछताछ। लालू यादव के परिवार ने धावा बोल रखा है इस वक्त ईडी के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर, कि एक बीमार आदमी को परेशान कर रहे हैं। आज तेजस्वी यादव की बारी है। तेजस्वी यादव से अभी भी सवाल जवाब पटना के अंदर चल रहा है। तो देखिए, अभी वो 2 रोज पहले तक उप मुख्यमंत्री थे, आज एक आरोपी के तौर पर ईडी के सामने पेश हो रहे हैं।